रुद्र अन्या को गुस्से में कहीं ले जा रहा था। उसने इतनी कसकर अन्या का हाथ पकड़ था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुभ दोनों के खून एक दूसरे में मिलकर नीचे गिर रहे थे। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या तो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उसे होश आता कि रुद्र की पकड़ का वो अपने हाथों को देखती है, जहां उससे अब काफी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख अन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक से गए। उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पे अन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। रुद्र अन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े जकड़ते हुए ऊपर उठता है। अन्या उसके ऐसे करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी देखता नहीं। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का ये नाटक कर रही हो, यही करो तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी जिंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसको तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। ये जो अच्छा बनके यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो न, तो ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की। लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसके इज्जत पर जरा सी आंच आई तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। इतना बोल रुद्र झटके से अन्या को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि अन्या किस हाल में है। वही अन्या रुद्र के शब्द से काफी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी दुधली आंखों से रुद्र को जाता देख रही थी। बादल काफी जोर से गरज रहे थे, तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाने के फिराक में थी। कुछ देर में काफी तेज बारिश भी होने लगती है। बारिश के साथ साथ अन्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे खामोश से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा ना दिग्विजय जी ने कुछ। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देख एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई, जैसे उनके आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमजोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज्बातों को काबू कर पलटकर आकाश जी के कहते जरूर हैं, लेकिन उसमें छुपा दर्द वो चाह कर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोया है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ खोई है, जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
तुमने उससे दोषी ठहराकर उससे खुद के नफरत की वजह बना दी है। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है, जिससे तुम सुधारना नहीं चाहते, और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वो रुद्र के बारे में सुन कुछ उखाड़ते हुए कहते हैं, लेकिन पापा, रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। मैं आकाश जी के इतना ही कहते दिग्विजय जी गुस्से में कहते, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप शायद भूल रहे हैं। वो जितना करक हो, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उनके अंदर कौशल्या के संस्कार है, आदर्श है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुँचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो आपके जाने के लिए बता देता हूँ, आश्रम के जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा था, और साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर न हो, इसलिए ये सारी बात उनसे छुपाई है। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फूलता फलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। वो अभी अपने सोच में घूम थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उसे दबते हुए वो फिर से कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उसे मुझसे कहनी चाहिए। आखिर वो आश्रम मेरे देख रेख में है। उसने मुझसे पूछा तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफी पर हल्का हंस देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतने सालों की रिश्तों में पड़ी दुल ऐसे अचानक तो नहीं दुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन दुल पड़े चश्मे से तो सब दुधला ही दिखेगा। वो ये सुन आकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का ये कहना आकाश जी को निशब्द कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चले गए। दिग्विजय जी आज ये सब देख काफी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे। वो वहीं बेड पर आकर लेट गए। रुद्र अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने अन्या को बुरा भला कहा था, उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती, तो फिर वो किस हक से अन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका अन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, ना किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, ना अन्या को खुद से दी हुआ तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन अन्या के दिग्विजय जी से उसके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग गया कि अन्या कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसलिए उसने दिग्विजय जी को माना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए अन्या के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की है और उसके जैसा कोई नहीं।
वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वो कमजोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द रुद्र अन्या को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था ताकि वो अपने जज्बात अन्या के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने क्लोजेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल घटक जाता है। रुद्र नशे में था लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे, तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं। ठीक से रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज आती है, जिससे उसके जाते एकदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। रुद्र कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट से टीका एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्या से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था। उसके अंदर अन्या का सामना करने का हिम्मत नहीं थी। वहीं दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को दुख पहुँचा है, लेकिन ये भी जानता हूँ आप इतने कमजोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब साहब साहब। वो ऐसे बोलते हुए वो छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया देख अभय उसे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही है। उसका इतना कहना कि रेहान के हाथ से फोन छूट जाता है। वो घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झंझोरते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटे, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की तरफ भागता है। उसके पीछे तविश और अभय भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपनी बूढ़े कदमों से अपने रफ्तार से भी अधिक मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर-उधर अन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड के साइड ले जाता है। रेहान ने जब अन्या को छत पर बेहोश देखता तो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने एक हाथ से उठाकर अन्या के चेहरे को थप थप कर उसे पुकारने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। भाभी अभय और तविश भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अभय अन्या की पल्स और सांस चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांसें बहुत धीमी चल रही है और काफी तेज बुखार है। तविश भी अन्या की हालत देख कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वो कल रात से यही है बारिश में। रेहान ये सब सुन और घबरा गया और अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता,
माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता। कुछ नहीं होगा आपको, रेहान चीख कर कहता है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभय रेहान को शांत करते हुए कहता है। रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, आती ही होगी। भाभी पहले नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नजर अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देख वो घबरा जाता है। ये खून अन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अभय ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। सब जल्दी से अन्या को हॉस्पिटल रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभालकर तविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफी घबरा रहा था। उनके ज़हन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दोबारा लौट आए। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।